एक बताए क्वेश्चन, मतलब एक वो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका हाँ, आर्गुमेंट और वो फाइंड आउट करना था, एम्पलीट्यूड। क्या सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन था वो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर था पाई इंटू वन माइनस आयोटा। तो इसका, पाई इंटू वन माइनस आई। हाँ, इसका मॉड्यूलस और आर्गुमेंट। तो इसमें क्या दिक्कत है? देखो, वन माइनस आई तुम्हारा कहाँ पे होगा? यहाँ ना होगा। हाँ सर, तो इसमें रूट टू से मल्टीप्लाई करके करे तो उससे गलत आ रहा है आंसर। तो देखो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, इधर से अगर मेजर करते हो तो आर्ग्यूमेंट इज 7 पाई बाई 4। अच्छा, हाँ ये। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ 7 पाई बाई 4 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 7 पाई बाई 4। देखो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाँ सर, लिखा ठीक आ है, सकता। और ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस आई टाइम्स साइन पाई बाई 4। देखो, ये भी लिख सकते हो। यस सर। और अगर चाहो तो देखो, ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 4 और प्लस आई टाइम्स ऑफ सेम थिंग। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। सर और क्वेश्चन में पूछा था मॉड्यूलस और आर्गुमेंट का रेशियो क्या होगा, मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय आर्गुमेंट। तो मॉड्यूलस तुम्हारा ये हो गया। अब यस। नीच उसमें कैपिटल ए था कि स्मॉल ए था, ये स्मॉल पहले ए, देख लो। एम्पलीट्यूड था ए एम पी, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए था तो पाई√2 डिवाइडेड बाय 7 पाई बाई 4 ये लिखोगे। तो सर देखो ये एक, कट। लेकिन आंसर तो कुछ और था, फोर था उसका आंसर बस। देखो, 4 आंसर तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता। सर इसलिए वैसे नहीं। कर रहे ना, फाइव इंटू वन माइनस आयोटा है जैसे, उसको लेके तो उससे आ जा रहा है, लेकिन इससे क्यों नहीं आ रहा है मतलब। देखो, 4 तो आ ही नहीं सकता, ये तुम देख रहे हो, √2 का फैक्टर तो आएगा ही हर केस में। ये सर वो दिख रहा है। तो फिर तो 4 कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है सर, फिर से करेंगे। अब देखो, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले कुछ बेसिक थ्योरी पार्ट, वो तुम 10th में भी पढ़े होगे, ठीक है, 9th में भी पढ़े होगे, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन तो 9th से ही शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पे भी जाने से पहले पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग, और ये तुम लोग भी लिखते जाओगे, ठीक है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी, विथ रेफरेंस टू प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? ओके, तो एक्सपेरिमेंट हम किसको कहेंगे? कोई भी एक्टिविटी, याद रखो, कोई भी एक्टिविटी जिसका आउटकम्स वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड आउटकम्स हम किसको कह सकते हैं? मान लो तुमने एक कॉइन टॉस किया, तो उसका आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल है? हेड और टेल। और अगर फेयर कॉइन है तो हाँ या ना? यस ये सर। सर। अगर मान लो मैंने एक डाई थ्रो किया, तो उसका आउटकम्स क्या पॉसिबल है? उसका आउटकम्स पॉसिबल है 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर्स। इज एनीथिंग एल्स पॉसिबल? इफ यू आर सिलेक्टिंग से डेज ऑफ अ वीक, तो संडे से लेकर मंडे तक, संडे मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे से लेकर सैटरडे तक सारा कलेक्शन आएगा। यस और नो? बट इफ आई आस्क यू कि कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, तो बताओ, इंटेलिजेंस ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, क्या उसको क्वांटाइज कर सकते हो? नहीं नो सर। सर। कोई यूनिफॉर्म स्केल है? नहीं सर। या मैं अगर कहता हूं कि तुम किसी एक होटल में गए, कलेक्शन ऑफ ऑल दी टेस्टी फूड्स, अब बताओ, टेस्ट वेरीज पर्सन टू पर्सन। यस सर। यस सर। ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है कि नहीं? यस सर। तो क्या, अगर मान लो अक्षत, तुम होटल में घुसे और मैंने कहा कि फाइंड, गिव मी द कलेक्शन ऑफ द टेस्टी फूड्स अवेलेबल इन दिस होटल, तो तुम एक लिस्ट दोगे। यस। अब वही अगर मैंने आयुष को बोला, तो वो कुछ और देगा लिस्ट, वो उसको जो अच्छा लगा। समझ में आ रहा बात? तो क्या समझ, है? टेक्स्ट में तो बताया। इज इट इन फैक्ट डिस्क्रीटली डिफाइंड? नहीं नो है ना? सर। तो वेल डिफाइंड आउटकम्स जिसका भी नहीं हो सकता, उसको हम एक्सपेरिमेंट में काउंट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोबेबिलिटी। करेक्ट? तो सबसे पहला तो इनफैक्ट डेफिनेशन भी लिख लो, क्योंकि पहला बेसिक पार्ट याद रखो। डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे इसमें दिक्कत होगा। लिखो, एक्सपेरिमेंट लिखो, एनी एक्टिविटी
that results in any activity that results in a set of well defined outcomes, in a set of well defined outcomes is called an experiment, is called an experiment. अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. हाँ बोलो. होटल में बस वही रहेगा तो उसमें वही ना हो गया एक्सपेरिमेंट. देखो अगर सिर्फ एक आदमी है, ठीक है, तब वो एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं. लेकिन अगर मान लो मैंने 4 आदमी को बोल दिया, तो देखो चारों का सेट ऑफ आउटकम्स अलग अलग होगा कि नहीं? हाँ सर, तब होगा. ठीक है. अब देखो यहां पे अगर मान लो मैंने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिया, ठीक है, सपोज पहला बार मैंने तुमको आंसर करने के लिए दिया, हैविंग 4 चॉइसेस. तो देखो पहला बार तुम ए बी सी डी में से कोई भी एक टिक करोगे कि नहीं? 4 ऑप्शन है. लेकिन अब मान लो तुमने ऑप्शन डी टिक किया, ठीक है, ध्यान से सुनना. अगर डी टिक किया, मैंने बोला ये गलत है, ठीक है. अब फिर से मैं सेम क्वेश्चन तुमको देता हूं ट्राई करने के लिए. तो जब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि डी गलत है, तो अगली बार के लिए तुम्हारा आउटकम क्या हो गया? नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आउटकम्स एबीसी हो गया. क्या आउटकम सेम रहा? अब मान लो तुमने एबीसी में से कोई एक चुना, मैंने बोला, तुमने सपोज बी सिलेक्ट किया, मैंने बोला ये भी गलत है. थर्ड टाइम फिर करो, ठीक है. तो थर्ड टाइम अगर हम फिर करने के लिए कहते हैं, तो नाउ द सेट ऑफ आउटकम्स विल बी ए और सी. करेक्ट, ए सी दो ही ना आउटकम है. तो अब यहां क्या हो रहा है? देखो तुम काम वही कर रहे हो, यानी एक्सपेरिमेंट वही है, ठीक है, लेकिन सेट ऑफ आउटकम्स चेंज हो रहा है हर बार. तो ये जो हर बार जो हम काम करते हैं उसको बोलते हैं ट्रायल, राइट. तो विथ डिफरेंट ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सी द सेट ऑफ आउटकम्स आर चेंजिंग. तो आई कैन नॉट से दैट दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट उसी को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ भी आउटकम्स नहीं चेंज होता है. देखो कॉमन सा एग्जांपल लो. इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन, पहला बार मान लो तुमने टॉस किया, आउटकम क्या है? हेड और टेल. सेकेंड टाइम भी अगर मान लो, पहला बार मान लो हेड आ गया, दूसरा बार टॉस किए, तब भी क्या तुम श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि हेड ही आएगा? बोलो, कैन यू से दैट? इसमें हम लोग का पकड़ नहीं है. यानी हर जितना बार भी तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, हर बार वही आउटकम्स पॉसिबल है कि नहीं? तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी याद रखो जिसका सेट ऑफ आउटकम्स डज नॉट चेंज विथ द नंबर ऑफ ट्रायल्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. समझ में आया? ये रैंडम वर्ड तभी आता है जब आउटकम्स नहीं बदलता है, चाहे तुम कितना भी बार कर लो. समझ में आया? अब देखो फॉर एग्जाम्पल तुम लोग जेई का एग्जाम देते हो सकता है कि पहला बार तुमने सपोज 75 क्वेश्चंस में से, ठीक है, सपोज 50 ही सही किया. सेकेंड टाइम भले ही पेपर डिफरेंट आएगा, लेकिन क्या यह जरूरी है कि 50 सही होगा? यह भी तो हो सकता है कि 55 सही हो. अगर मान लो थर्ड टाइम एग्जाम दिया, सपोज 70 क्वेश्चन सही हुआ, तो क्या यह जरूरी है कि फोर्थ टाइम जब एग्जाम दोगे तो तुम्हारा 70 सही होगा? हो सकता है कि इसकी जगह 60 सही हो. तो एनीथिंग इज पॉसिबल, यस और नो? तो देखो यहां पे हर ट्रायल क्या हुआ? एवरी ट्रायल इज इन फैक्ट रैंडम. क्यों? कोई भी सही हो सकता है. क्या ये बायस्ड कहलाए? ये बायस्ड कहलाएगा एक्सपेरिमेंट. ये भी, लेकिन ये बायस्ड कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा. सर बायस क्या बोल रहे हैं? बायस्ड एक्सपेरिमेंट, जैसे देखो ये वाला जो एग्जांपल दिया ये हुआ बायस्ड, ठीक है, समझ में आया बात? तो रैंडम और बायस्ड में अंतर क्या है? बायस्ड में द सेट ऑफ आउटकम्स आर गोइंग टू चेंज, राइट. जैसे ये एग्जांपल है, ये क्लासिकल एग्जांपल है बायस्ड एक्सपेरिमेंट का. टॉसिंग अ कॉइन, राइट, और थ्रोइंग अ डाई, ये सब कॉमन एग्जांपल्स है तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का. तो अगला टर्मिनोलॉजी लिखो रैंडम एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी
लिख लो, an activity where, लिखो, an activity where the set of outcomes, an activity where the set of outcomes do not change with the number of trials, do not change with the number of trials, is called a random experiment. And for example, I can take tossing a fair coin. ठीक है, this is a random experiment. या तुम 2 कॉइन टॉस कर रहे हो या 10 कॉइन टॉस कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट टॉसिंग अ फेयर कॉइन, या हम कह सकते हैं कि थ्रोइंग अ फेयर डाई, ये सारे केसेस आते हैं फेयर डाई. नाउ दीज आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. क्यों? तुम पहला बार जब डाई थ्रो करते हो तो देखो, व्हाट आर द नंबर्स दैट कैन कम अप ऑन द डाई. 1 से लेकर 6 तक आ सकता है. दूसरा बार भी जब थ्रो करोगे तब भी यही पॉसिबल है कि नहीं, 1 से लेकर 6 तक आना. हाँ या ना? हाँ सर. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट वर्ड और रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये दोनों में फर्क समझ में आया? अब अगला टर्मिनोलॉजी होता है, देखो, सैंपल स्पेस. सर बायस्ड वाला नहीं लिखे. बायस वाला तो समझ गया, तो लिखेंगे क्या? हर चीज थोड़ी लिखेंगे, जितना मिनिमम लिखना होता है वो उतना ही हम लिखेंगे, लिखवाएंगे भी तुम लोग को. लिखो, सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. सैंपल स्पेस के बारे में लिखो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. The set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. Is called sample space. अब sample space लिखना ये थोड़ा सीखो, और इनफैक्ट जो जो एग्जांपल्स में ले रहा हूं तुम भी लिख लो तो ज्यादा बढ़िया है. देखो, फॉर एग्जांपल मैं एक एक करके लिख रहा हूं. मान लो मैंने ऐसे लिखा कि 2 coins are tossed. 2 कॉइन्स की जगह मैं 3 कॉइन्स ले लेता हूं, ठीक है, ताकि तुम तरीका सीख जाओ. तो अब ऐसे केस में सैंपल स्पेस कैसे निकाला जाता है? तो देखो, कॉइन वाला जितना भी केस होगा उसमें सैंपल स्पेस लिखने का तरीका ये होता है. ये देखो, पहले एक कॉइन के लिए हेड और टेल लिखो. चलो थोड़ा गैप देके लिखते हैं. अब बताओ, सेकंड टॉस किया, देखो कॉइन पे हेड और टेल दोनों पॉसिबल है. अब देखो, थर्ड कॉइन भी टॉस किया, देखो हेड टेल पॉसिबल है. देखो ये ट्री के तरह बढ़ते आ रहा है. ये एक सिंपल मेथड बता रहा हूं. अब देखो, मुझे अगर 3 कॉइन्स एक साथ टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस लिखना है. तो ध्यान से देखो, रूट से शुरू करो और एक्सट्रीम ब्रांच पे जाओ. देखो ऐसे ही ना पेड़ फैलता है, उल्टा सोचो. तो यहां पे देखो, हेड हेड हेड, यानी हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, हेड ऑन सेकेंड कॉइन, हेड ऑन थर्ड कॉइन. अगला हो गया तुम्हारा, देखो एच एच टी. देखो एच टी एच, एच टी टी. फिर आ गया तुम्हारा, देखो टी एच एच, टी एच टी. देखो ऐसे काउंट कर रहे हैं, टी टी एच एंड देन टी टी टी. देखो ये cases possible है. तो I'll say this is the sample space when 3 coins are tossed. Okay. ऐसा नहीं है कि यही तरीका है, दूसरा भी तरीका है. दूसरा तरीका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. देखो, पहला कॉइन के लिए ये आउटकम पॉसिबल है. अब बताओ, दूसरे कॉइन के लिए भी पॉसिबिलिटी क्या है? हेड टेल. तीसरे के लिए भी क्या है? हेड टेल पॉसिबल है. अब देखो, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो देखो, पहला दोनों का ले रहे हैं, देखो एच एच, ओके, एच टी, टी एच, टी टी. अब इसका फिर तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे, देखो एच टी के साथ. तो देखो अब क्या हो जाएगा, एच एच एच. देखो पहला एलिमेंट आ रहा है. देखो नेक्स्ट एच एच टी.
तो इसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो भी ऐसे ही आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो कॉइन वाले केस में, और ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें जैसे ही 4-5 कॉइन हो जाएगा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसीलिए ज्यादा एडवाइजेबल है इससे लिखना। ठीक है, ये वाला लिख चुके हो? Yes, sir. अब देखो ऐसे लिखने का एडवांटेज क्या है, मतलब ये भी लिखने का अभ्यास करोगे क्योंकि अभी तुम लोग 11th में हो। तो देखो अगर मैं कहता हूं कि हाउ मेनी केसेस आर देयर वेयर एट लीस्ट 2 हेड्स आर अपीयरिंग, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब क्या, 2 हेड या 3 हेड? तो देखो यहां 3 हेड है, काउंट होगा 1 2, यहां देखो 2 हेड है, यहां 2 हेड है, और कहीं पे है क्या? तो हाउ मेनी केसेस यू गॉट? 4 केसेस। अगर मैं कहता हूं कि एग्जैक्टली 1 हेड इज अपीयरिंग, तो भी देखो तुम देख के यहीं से बता सकते हो, देखो एक हेड यहां पे है, एक हेड यहां पे, एक हेड यहां पे है, यानी हाउ मेनी केसेस आर देयर वेयर 3 हेड्स आर अपीयरिंग? 3 केसेस, करेक्ट। तो सिमिलरली यहां से देखो ये लिखने के बाद हम काउंट करके आसानी से बता सकते हैं कि नहीं? Yes. ओके, शुड आई रब दिस वन? Yes. Yes, sir. अब देखो एक पेयर ऑफ डाइस, अगर एक सिंगल डाई थ्रो करते हो तो उसका सैंपल स्पेस लिखना बहुत आसान है। अगर मान लो एक्सपेरिमेंट मेरा ये है, एक्सपेरिमेंट है कि अ डाई इज थ्रोन, ओके, अ डाई इज थ्रोन। तो अब यहां पे सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे बच्चे? बोलते जाओ अब, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें समझ में आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट अगर मैंने ऐसे लिखा कि अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ओके, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, तो उसका उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट। करेक्ट। तो अब यहां पे देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका होगा, दैट इज 1 2 3। अब इसमें 1-2 बात हम बताएंगे, वो थोड़ा केयरफुली ढंग से तुम लोग लिखना ताकि मार्क कर सको। 1 2 3 4 5 6, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे, नो डाउट अबाउट दैट। अब यहां लॉजिक समझो, देखो 6 इंटू 6 यानी कितना हुआ? 36। तो अगर एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया, पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया तो आउटकम्स कितना हो गया? देखो 6 स्क्वायर। Yes. 3 डाइस थ्रो करोगे तो कितना होगा? 216. 6 क्यूब। 4 डाइस थ्रो करेंगे तो 1296. करेक्ट। तो देखो ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आसानी से लिख सकते हो। अब यहां ध्यान से देखना, इस सैंपल स्पेस को लिखने का तरीका और इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन भी देखना। देखो 1 1 पहला होगा, अगला क्या होगा? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ओके। नेक्स्ट देखो आता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. Similarly, I can write 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6. अगला वाला होगा तुम्हारा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, okay. 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. देखो मैंने सारे 36 केसेस देखो लिख दिए। अब यहां देखो कई चीज मार्क करो। पहला जो नंबर है दैट इज द नंबर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट डाई, करेक्ट। सेकेंड वाला नंबर सिग्निफाई करता है नंबर अपीयरिंग ऑन द सेकेंड डाई। अब जरा ध्यान से देखो डायगोनल एलिमेंट्स की तरफ देखो। देखो ये एक डायगोनल हो गया मेरा, लीडिंग डायगोनल। देखो लीडिंग डायगोनल के अलोंग द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डाई दे आर इक्वल। जब दोनों नंबर्स इक्वल होता है तो इसको कहते हैं डबलेट। क्या कहते हैं?
देखो अगर x कमा y है, x इक्वल टू y को कहा जाता है डबलेट। ठीक है, समझ में आया बात? अब देखो इस डायगोनल, देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इज 36। इस डायगोनल के ऊपर देखो, नंबर अपियरिंग ऑन द सेकेंड डाई इज ग्रेटर देन द नंबर अपियरिंग ऑन द फर्स्ट डाई। हाँ या ना? अब दो कैरेक्टरिस्टिक इसका मार्क करना, ध्यान से देखो। अगर तुम इस डायगोनल के पैरेलल देखो लाइंस खींचो, देखो ये बना एक, देखो ये एक बना, देखो ये एक बना, ये एक बना। अब यहां केयरफुली मार्क करो, देखो नंबर्स यहां पे इस डायगोनल के लॉन्ग जितना भी ऑकर कर रहा है, अब यहां देखो डिफरेंस ऑफ द नंबर्स कितना हुआ, 0। यहां डिफरेंस कितना है बताओ, 1। यहां पर डिफरेंस कितना है देखो, 2। डिफरेंस कितना है, 3। डिफरेंस 4 आया, और यहां पर डिफरेंस कितना आया, 5। अब सिमिलरली देखो तुम इधर भी जाओ, नीचे भी जाओ, देखो अलोंग दिस डायगोनल, मतलब ये लीडिंग डायगोनल के पैरेलल जितना भी डायगोनल्स होगा सब पे d क्या है, कांस्टेंट है। along any particular diagonal, देखो the difference of the numbers appearing on both the dice is constant। तो अगर मैंने पूछा कि how many elements are there where the difference of the numbers is say equal to 2, तो देखो क्लियरली दिख रहा है 1 2 3 4 इधर है तो 4 इधर होगा, यानी कितना हुआ, 8। डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इफ आई आस्क यू कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो देखो 3 कितने पे है, देखो 3 केस यहां, इधर 2 5 और ये 6, तो 6 केस है जिसमें डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और इधर काउंट करो तो और कितना होगा, और 6, यानी कितना हो गया, 12। तो टोटल 12 केसेस हैं जिसमें डिफरेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखो ऐसे लिखने का एडवांटेज समझ में आ रहा है। अब इस डायगोनल के लॉन्ग आओ, देखो दूसरा वाला भी तो एक डायगोनल है, देखो अगर हम ऐसे लेते हैं, अब देखो यहां पे इस डायगोनल का खासियत क्या है बताओ, बोलो बच्चे, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑकरिंग अलोंग दिस डायगोनल? फिर वही रिफ्लेक्शन है, लेस देन इक्वल टू, रिफ्लेक्शन ही नहीं है बच्चे। देखो यहां सम ऑफ द एलिमेंट्स कितना है, यहां पे सम का बात कर रहे हैं, देखो 2 है, यहां 3 है, 4 5 6, देखो 7 8 9 10 11 12, देखो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑकरिंग अलोंग दिस डायगोनल, these diagonals remains constant। तो इस डायरेक्शन का डायगोनल है तो सम कांस्टेंट, इस डायरेक्शन का डायगोनल है तो डिफरेंस कांस्टेंट। समझ में आया बात? अब देखो सम ऑफ द एलिमेंट्स मिनिमम कितना है, 2, मैक्सिमम कितना है, 12। समझ में आया बात? तो ये इनफैक्ट लिख लो, और पेयर ऑफ डाइस वाले क्वेश्चन सारे इसी से बन जाएंगे, समझ के लिखना। ये याद रहेगा ना कि along this diagonal sum remains constant। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आता है, बोलेगा कि if a pair of dice is thrown, what is the probability that sum of the numbers appearing on the dice is say greater than equal to 8। तो देखो 8 कहां हो रहा है, देखो इस पे हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो देखो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इतना ही एलिमेंट्स ना होगा जिसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, आउट ऑफ हाउ मच, 36, करेक्ट। देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? ये हम सैंपल स्पेस अभी लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. हैव यू ऑल रिटन दिस? यस Yes, sir. ओके। अब अगर मान लो मैंने 2 चीज को मिक्स किया, देखो ऐसे, मैंने यहां भी होता है कि 2 को मिक्स भी किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंट मान लो मैंने ऐसे लिखा, माय एक्सपेरिमेंट इज
a coin is tossed. Okay, a coin is tossed and a die is thrown. And a die is thrown. अब देखो, तुम कहोगे कि ये तो दो अलग अलग एक्टिविटी, लेकिन तुम तो किए एक ही। मान लो एक हाथ से कॉइन टॉस किया, एक हाथ से डाई थ्रो किया, तो एक्सपेरिमेंट तो वो एक ही है। अब इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे? तो देखो, तो सैंपल स्पेस यहां पे देखो, कॉइन पे क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे डाई का आउटकम्स के साथ, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके देखो H1 H2 H3 H4 H5 H6। ओके, अब देखो T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। देखो, कैन वी राइट लाइक दिस? तो जब ऐसे मल्टीपल एक्टिविटीज तुमको दिखेगा एक ही एक्सपेरिमेंट में, तो ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके सैंपल स्पेस लिखोगे। अब अगर यहां ध्यान से सुनना, अब मैं ये कह रहा हूं कि द डाई शोज एन इवन नंबर और द कॉइन शोज अ हेड, करेक्ट? तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? टेल मी। द डाई शोज एन इवन नंबर, और बीच में और है, और द कॉइन शोज अ हेड। देखो, द कॉइन शोज अ हेड इन हाउ मेनी केसेस? 6 केसेस। Yes, sir. तो वो तो हम काउंट करेंगे ही करेंगे। टोटल 12 होगा। टोटल 12 कैसे हो जाएगा बच्चे? अब देखो, T1 तो हमको लेना नहीं है क्योंकि डाई क्या शो किया? टेल, राइट? और ना ही मेरा इवन नंबर आया, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो यहां काउंट कौन सा करेंगे? देखो, T2 T4 T6, ये ना काउंट करेंगे। अच्छा, Yes, sir. तो यहां लैंग्वेज का ही ट्विस्ट होता है, इसीलिए अच्छी तरह समझो। देखो, T2 T4 T6, तो 3 ये और 6 ये, यानी कितने केसेस हुए? 9। 9. समझ में आया? हाँ, लेकिन अगर ये बोलता कि द डाई शोज अ हेड एंड द कॉइन शोज एन ऑड नंबर, अब बताओ। 3। वेरी गुड। क्यों एंड मैंने यूज किया? तो एंड यूज किया तो देखो H1 H3 और H5। तो देखो, सैंपल स्पेस लिखने से क्लियर कट दिखता है चीज। तो जो एलिमेंट्री लेवल क्वेश्चन होता है उसमें वो सैंपल स्पेस लिख लेना ही थोड़ा समझदारी है। अब एक छोटा सा बात बताना, ठीक है? अब मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है? अब देखो, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम 3 red balls and 2 black balls, करेक्ट? देखो, परम्यूटेशन में जब बॉल्स सिमिलर होता था तो याद है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस डिक्रीज कर जाता था। अगर मान लो मैंने पूछा कि इसमें से अरेंजमेंट्स कितने हो, लेकिन बट इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब यहीं पे एक ट्विस्ट है, ये बात ध्यान से सुनना और याद भी रखना। इवन दो द बॉल्स आर सिमिलर, even though the balls are similar, still you will count them as difference in case of probability। ठीक है? प्रोबेबिलिटी के हर केस में ये भले ही सिमिलर हो, लेकिन you will all consider all the balls to be of different color। मतलब ये जो 3 रेड है, ये एक बार फिर से 3 प्लीज क्या लिखा है? 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स है, उसमें से 2 बॉल ड्रॉ करना है। तो अब देखो, हम उसका सैंपल स्पेस लिख रहे हैं। देखो, ऐसा पॉसिबल है कि, अब देखो, मैंने पहले ही बोला कि इसको हम डिफरेंट काउंट करेंगे। तो R1 R2 R3 और ये B1 B2 हम ऐसे मानेंगे ब्लैक को। We will consider all similar objects to be different in all questions of probability. Remember that। अब यहां ध्यान दो, तो सैंपल स्पेस अगर लिखते हो तो 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हो, तो देखो दोनों रेड हो सकता है, R1 R2, या R2 R3 भी हो सकता है, या R3 R1 भी हो सकता है। अब देखो, दोनों अगर ब्लैक हुआ तो B1 B2 हो सकता है, हाँ या ना? हम मैथमेटिकली भी दिखा देंगे तुमको। अब देखो, अब एक रेड एक ब्लैक हो सकता है, तो देखो R1 B1 और R1 B2, और R2 B1 R2 B2, देखो पॉसिबल है। R3 B1 R3 B2, देखो
क्या इसके अलावा और कोई केस का पॉसिबिलिटी दिमाग में आता है? No, sir. अब ऐसे मैथमेटिकली देखो, मैनुअली काउंट करो, 3 1 4 और इधर कितना हुआ, 6 10 हुआ। हाँ सर। अब 3 2 5, तो 5 में से 2 बॉल सिलेक्ट करने का कितना तरीका होता है? 5C2। हाँ सर। अगर कॉम्बिनेशन का लॉजिक से जाओगे तो 5C2 यानी क्या 10 आता है। यस सर। देखो ये 10 केस है, समझ में आया बात? तो अगर ऐसे मिक्स्ड भी होगा तो भी तुम ऐसे ही लिखोगे, ठीक है? तो सर हर वक्त लिख के बनाएंगे सैंपल्स क्विज? नहीं यार, लेकिन हाँ, जैसे डाई वाला क्वेश्चन पेयर ऑफ डाइस वाला होगा तो ऐसे ही लिखोगे, ज्यादा बेहतर है, ठीक है? मिटाएं इसको। सर जेई में एडवांस में पूछता है इससे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से? बिल्कुल पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा नहीं। वो नहीं, 2 भी बहुत है। सर तो डाई वाला में भी बना सकते हैं ना कॉम्बिनेशन? हाँ, डाई वाला में कॉम्बिनेशन से कहां से बनाओगे? जब अगर मान लो ऐसा सवाल आया कि द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज से बिटवीन 4 and 8, यानी 5 6 7 हो सकता है, तो तुम लिख के ना गिनोगे। हाँ सर, उसमें तो नहीं कर सकते। नहीं तो वो वाला तरीका बताया था तो उससे कोई पर्टिकुलर सम होता तो फिर मल्टीनोमियल थ्योरम से तो कर सकते थे ना? वो भी करेंगे, लेकिन तब जब नंबर ऑफ डाइस ज्यादा है, जब हाँ। नंबर ऑफ, तो जब एक पेयर है तो आसानी से लिख के करेंगे। यस। हाँ सर ये भी है। ठीक है, जब एक पेयर होगा ना तो वैसे ही लिख के करोगे। अभी तो पहले तुम टर्मिनोलॉजी समझो, आज शायद हम लोग प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन तक ही कवर कर पाएंगे। देखो इस चैप्टर में पहले तो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी सीखोगे, उसके बाद फिर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक है? अच्छा उसके सर, बाद ऑल्टरनेट क्लास नहीं होगा सर? तुम अभी क्लब बीच में ये सब लन फन क्यों पूछते हो? ये सब बेकार का सवाल क्लास के अंत में पूछना, या तो एकदम बिगिनिंग में। अच्छा ठीक है सर। तुम लोग का फोकस ही नहीं रहता है, पता नहीं पढ़ाई पे। अब इधर देखो, अब अगला कौन टर्मिनोलॉजी आता है? इवेंट। लिखो इसके बारे में। एनी सबसेट of a sample space, any subset of a sample space is called an event, कोई भी सबसेट हो सकता है, याद रखो। अब यहां ध्यान से देखो, मैं एक्सपेरिमेंट ये ले रहा हूं कि a die is thrown, okay? a die is thrown। तो अब बताओ यहां सैंपल स्पेस हम पहले क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, यही ना लिखेंगे? बताओ और कोई पॉसिबिलिटी? एक डाई थ्रो किया। अब देखो, मान लो मैंने ऐसे कहा, पहला, मैं इसको लैंग्वेज से ही ट्रांसलेट करना होता है। डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। अगर मैंने ऐसे कहा, देखो ये भी एक इवेंट हुआ कि नहीं? मान लो इसका नाम हम दिया E1, तो देखो E1 को मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो नंबर ग्रेटर देन 4, यानी 5 और 6 आया तो डाई मेरा नंबर ग्रेटर देन 4 शो किया। अगर मैं ऐसे कहता हूं कि E2, दैट डाई शोज ऑड नंबर, करेक्ट? तो डाई शोज ऑड नंबर। अब देखो E2 हम कैसे लिखेंगे? 1 3 5। देखो ये अगर आया इसका मतलब क्या है? डाई ऑड नंबर शो किया। सिमिलरली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि डाई शोज एन इवन नंबर, लेट्स से 2 4 6। या मैंने इवेंट बोला कि दैट डाई शोज द नंबर 1, तो देखो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। या मैंने कहा द डाई शोज द नंबर 2, करेक्ट? या मैंने कहा कि द डाई शोज एन ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड प्राइम नंबर में क्या आएगा? सिर्फ 3 5 आएगा। और आई राइट कि द डाई शोज अ कंपोजिट नंबर, तो बताओ इसमें कंपोजिट नंबर 4 और 6 है, ठीक है? ऐसे अब बताओ कितने इवेंट्स तुम डिफाइन कर सकते हो?
मैंने अगर कहा कि डाई शोज अ नंबर लेस देन 3, तो 1 और 2 देखो आते जाएगा। तो यहां देखो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो 2 to the power 6 सबसेट्स पॉसिबल है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। तो मैक्सिमम हाउ मेनी इवेंट्स कैन बी डिफाइंड आउट ऑफ इट? 64. 64 इवेंट्स कैन बी डिफाइंड। अब 64 में देखो ये भी तो कहेगा E64 मान लो हो गया तुम्हारा, दैट इज नल सेट। क्यों? नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैंने कुछ नहीं सिलेक्ट किया। Yes, sir. और ऐसा मान लो E63 ये आया कि तुमने सारे एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए 1 2 3 4 5 6। देखो ये भी पॉसिबल है। Yes. The die shows any number from 1 to 6, करेक्ट? Yes. तो देखो 64 इवेंट डिफाइन कर सकते हैं, और ये सब ऐसे ही लैंग्वेज में लिखा होता है। समझ में आया? तो ये जितना भी केस लिखे हो ये सभी इवेंट्स है, करेक्ट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब यहां पे स्टैंडर्ड और यू कैन से द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यहीं से शुरुआत होता है। तो देखो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट E is the ratio of number of cases favoring the event set divided by the total number of cases present। देखो ये तुम्हारा क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मान लो मैंने यहां पे ये कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E1, तो देखो कितना एलिमेंट्स इसको फेवर कर रहा है? E1 में कितने एलिमेंट्स है? देखो 2 हाँ सर, 2 सैंपल्स। तो यहां पे मैं सीधे लिखूंगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरिंग E1 बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, यानी ये 2/6 यानी 1/3। देखो लिखेंगे। Yes, sir. हाँ यार, तो अब बताओ बच्चे इसका प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 खुद ही बोलो। हाउ मेनी केसेस आर फेवरिंग E2? 3/6. 3/6। 3/2. तो 3, One करेक्ट, by 1/2। इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि अभी मैं कुछ और भी समझाऊंगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज हाउ मच? अगेन 3/6, 1/2। व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E4? 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ E5? 1/6. करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E6? 1/3. 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E7? 1/3. 1/3। सेम देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 भी 1/3 ही कहेंगे। Yes, sir. अब यहां देखो, अब आता है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। लिखो, देखो ये तो मैंने इवेंट का डेफिनेशन बताया और जस्ट सिर्फ क्लासिकल डेफिनेशन लिखा है, लेकिन उससे पहले तुम टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे फोकस करो। लिखो, रेडी? Yes, sir. ओके, ध्यान से देखो, ये E4 और E5 में एक ही एलिमेंट है कि नहीं? Yes, sir. और जिसमें एक इवेंट होता है, एक एलिमेंट जिसका कंटेंट होता है, उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। क्या कहते हैं? तो इफ द इवेंट सेट इज सिंगलटन इन नेचर, जिसमें एक एलिमेंट होता है उस सेट को क्या कहते हैं? Singleton set. राइट? तो पहले लिखो, इवेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। लिखो, इवेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड as simple and compound। ठीक है, पहला कैटेगरी ये हुआ। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड। अब सिंपल के बारे में लिखो, इफ द इवेंट सेट इज सिंगलटन इन नेचर, इफ द इवेंट सेट इज सिंगलटन इन नेचर, then it is said to be
a simple event, then it is said to be a simple event. Okay, आगे लिखो. If the event set consists of more than one element, then it is said to be a compound event or a mixed event. दोनों नाम यूज होता है, a compound event or a mixed event. ठीक है. सर वो तो सेट नहीं ना होगा, अगर पेयर ऑफ डाइस लेंगे उसमें सेम चीज आ रहा है तो. पेयर ऑफ डाइस ले रहे हो तो उसमें भी तो उतना जो आउटकम्स है, तो 2 to the power 36 उसमें से इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं नहीं? मतलब सेट सर, डिफाइन सेट कौन सा? हाँ, उसमें अलग अलग आएगा. जैसे मान लो मैंने कहा कि द इवेंट दैट यू गेट अ डबलेट, ठीक है, तो वो क्या हुआ? एक इवेंट हुआ कि नहीं? तो सैंपल स्पेस के हिसाब से ना इवेंट चेंज होगा, ऐसा थोड़ी है कि सेम रहेगा. अब यहां पे अभी लिखना मत, समझ लो, ढंग से लिखवा दूंगा. अब केयरफुली देखो. सबसे पहले ये समझो, मैं तुमको कॉमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं. मान लो तुम अभी जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जितना पॉसिबल क्वेश्चन है तुमने प्रोबेबिलिटी का सॉल्व कर लिया. तो तुम्हारा स्कूल में जो अभी एग्जाम होगा, बताओ क्या उसके बाहर कुछ सवाल पूछ सकता है? तुमने सारा सोर्सेस पढ़ लिया, इसका मतलब क्या किया तुमने? यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल सोर्सेस, यस और नो? यस. अगर मैं ये 64 पूरे इवेंट्स डिफाइन कर दूं और डाई थ्रो किया गया, तो बताओ इन्हीं में से कम एक इवेंट ऑकर करेगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? Yes. अगर तुमने डाई थ्रो किया, मान लो 1 शो किया, द डाई शोज द नंबर 1, तो देखो E2 इवेंट ऑकर किया, E4 किया और E8 किया. देखो तीनों इवेंट ऑकर किया. इफ द डाई शोज द नंबर 2, करेक्ट, तो देखो विच इवेंट्स आर ऑकरिंग? E3, E5 एंड E8 ऑकर किया. अगर डाई पे नंबर 3 है, डाई थ्रो किया, इट शोज द नंबर 3. तो देखो विच इवेंट्स आर ऑकरिंग? E2, E6 ऑकर किया. अगर नंबर 4 आया तो देखो E7, E3 ऑकर कर रहा है. नंबर 5 दिखाया तो देखो E2, E1, E6, देखो ये सब ऑकर किया. और अगर 6 आया तो देखो E7, E3 और E1 ऑकर किया. तो अब ये बताओ, अगर मैंने ये जो इवेंट्स है इनको एक कलेक्शन, मतलब इनको भी एक सेट में डाल दिया, ऐसे ये देखो E1, E2 से लेकर सपोज E8 का ही मैंने एक सेट बना दिया, तो ये जो सेट ऑफ इवेंट्स है ये क्या कहलाएगा? ये एग्जॉस्टिव कहलाएगा. क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव का मतलब है कि तुमने कलेक्शन में सारा पॉसिबिलिटी डाल दिया, ठीक है, इसके बाहर नहीं हो सकता. तो दैट मीन्स वेन एवर the experiment is carried out, at least one of these events occurs, then I'll say this collection is exhaustive. Correct? Exhaustive word का meaning समझ में आया? हाँ सर, Yes. वही ना 2 to the power 6 इसमें भी होगा. जरूरी नहीं है, ये तो देखो 8 का ही कलेक्शन मैंने बनाया. अच्छा, लेकिन इस तुम 64 तो ले ही सकते हो. मैंने सामने एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने इसी को एक सेट बना दिया तो भी देखो कम से कम एक इसमें ऑकर कर रहा है कि नहीं? ठीक है. अब ऐसा सोचो कि अगर मैंने E2 और E3 को खाली एक सेट में डाला, E2 और E3 को खाली एक सेट में डाला. अब ध्यान से देखो, अगर डाई पे नंबर इवन आया तो ऑड हो सकता है क्या? यानी अगर E3 ऑकर किया तो E2 नहीं कर सकता, और अगर E2 ऑकर किया तो E3 ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता. यानी
तुम्हारे ही लैंग्वेज में समझाते हैं, रुको। मान लो तुम्हारे क्लास में 20 लोग हैं, ठीक है। अब 20 लोग सब एग्जाम दिया और कोई भी दो बच्चा का सेम स्कोर नहीं आता है, ठीक है। अब मैंने इवेंट डिफाइन किया कि द फर्स्ट स्टूडेंट E1, मतलब मान लो रोल नंबर्स 1 से 20 है, तो रोल नंबर 1 तुम्हारा जो है वो फर्स्ट आया। सपोज आयुष को मैंने, आयुष कम्स फर्स्ट, दैट इज इवेंट E1, ठीक है। और मान लो और भी सबका नाम दे दो। तो ऐसे करके मैंने इवेंट्स डिफाइन कर दिया E1, E2 से लेकर E20 तक, ठीक है। अब एक बात बताओ, एग्जाम हो गया, रिजल्ट निकल गया। अब ये अगर पता चला कि E2 ऑकर किया है, मतलब ये रोल नंबर 2 वाला बच्चा फर्स्ट आया, तो उसका फर्स्ट आना, इसका ये साफ बताता है कि E1, E3 से लेकर E20 बाकी बच्चे फर्स्ट नहीं आ सकते, हाँ या ना? Yes, sir. अगर मान लो रोल नंबर 1 फर्स्ट आया, इसका मतलब 2 से लेकर 20 तक में से कोई फर्स्ट नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक का फर्स्ट होना ऑटोमेटिकली डिनाई करता है बाकी लोग का फर्स्ट होना। मैंने पहले ही बोल दिया था, Yes, sir. नो टू ऑफ देम गेट द सेम स्कोर। तो ये क्या कर रहा है? एक्सक्लूड कर रहा है कि नहीं? एक इवेंट का ऑकर करना दूसरे के ऑकर करने के ही चांसेस को मना कर दे रहा है। Yes, sir. इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सेट ऑफ इवेंट्स। क्या कहते हैं? Exclusive set of events. समझ में आया बात? तो ऐसे करके अभी 5-6 टाइप का इवेंट भी आएगा, लेकिन अब इसको, इसीलिए मैंने इसको नहीं मिटाया था, अब मिटा दें। Yes, sir. सर बोला जो बोला था कि पिछला टर्म उसको भी लिख लिखना थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, वो आप लिख अभी। Guys, हाँ, एक्चुअली इसके रेफरेंस से जो मैं बताना चाहता था वो समझ में आया। हाँ, जब ये लिखा हुआ है तो एक और छोटा सा बात बताओ। अरे इवेंट का नहीं है ना ये वाला जो लिखे हैं? हाँ, रैंडमली लिए हैं ताकि तुमको सारे एग्जांपल्स समझ में आए। देखो ध्यान से देखो, ये अभी लिखे नहीं ना, आप लिख रहे हैं? ये तुम लिखे हो, हाँ ये तो लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने कुछ इवेंट्स के आगे टिक किया है। कौन कौन सा टिक किया है बताओ? सर E1, E6 ये सब। E1, E6, E7, E8, कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है राइट साइड में? कोई तो आंसर दो यार। डू यू फाइंड, जो इवेंट्स मैंने टिक किया है उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको? हाँ सर, प्रोबेबिलिटी Yes. 1/3। क्या दिख रहा है बेटा, बताओ? सेम 1/3 Sir, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस सबका सेम है, और ऐसे इवेंट्स जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस सेम होता है उसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली। करेक्ट। अब जैसे देखो E2 और E3 दोनों का प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस सेम है, तो क्या कहेंगे? E2 एंड E3 आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये सब टर्म्स जब भी आएगा ना तो पहचानोगे कि क्या है, ठीक है। आई विल कम बैक इन डिटेल्स ऑफ दिस पार्ट, लेकिन अब पहले लिखो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेडी? लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट is the ratio of number of elements favoring the event to the number of elements in the sample space। ये क्लासिकल डेफिनेशन हम बता रहे हैं, इन द सैंपल स्पेस।
ठीक है, तो दैट इज हाउ यू विल से द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज डिफाइंड, स्टैंडर्ड ऐसे। अब एक बात बताओ, मैं वेन डायग्राम से समझाता हूं। देखो, ये मान लो तुम्हारा सैंपल स्पेस है और ये हो गया इवेंट ई, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरिंग ई, देखो ज्यादा से ज्यादा इनफैक्ट ये कहां तक हो सकता है, क्या ये इस रेंज में लाई करेगा? यस सर। और यहां पे देखो, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया दी सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये 0 और ये 1 आया। यस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। क्या इससे इस रेंज के बाहर हो सकता है ये? नहीं सर, वो तो ऑब्वियस है। ठीक है, ये पहले लिख लियो, एक मिनट सर। ये लिख लो। यानी किसी भी इवेंट का ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी हमेशा इसी इंटरवल में लाई करेगा। बता दीजिए सर। अब एक दो छोटा छोटा बात और लिखो, ये लिखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0, if probability of E is equal to 0, then the event E is said to be an impossible event. If probability of E equals to 0, then the event E is said to be an impossible event. अब देखो, मान लो मैंने तुमसे ऐसे पूछा कि if a coin is tossed, what is the probability of getting neither head nor tail? 0. 1 sir, 1. 1। तुम ध्यान से सुनता ही नहीं है आयुष गुप्ता, यही गलती है। 4। If 4, बाप रे, अच्छा कॉइन बोल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। Oh sorry sir. प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बाहर कब होता है? कभी होता है? बोल रहे हैं हमको लगा मैंने क्या- बोला if a coin is tossed, if a coin is tossed, what is the probability of getting neither head nor tail? 0। 0. Zero. Impossible event हुआ कि नहीं? यस कॉइन थ्रो करोगे तो या तो हेड या टेल आएगा ही। मैंने बोला ना हेड आए ना टेल आए, क्या ऐसा संभव है? अरे कॉइन अपने आप वर्टिकली खड़ा रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो या तो हेड या टेल शो करेगा। तो ये क्या हुआ? इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। यस या मान लो मैंने ऐसे कहा, इफ अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5? 0. 0। तो प्राइम नंबर तुम्हारा 5 से बड़ा अगला 7 होता है। डाई पे तो मार्किंग 1 से 6 है, तो क्या 7 आ सकता है? तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हुआ कि नहीं? समझ में आया बात? उसी तरह से आगे लिखो कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1, देन if probability of E equals to 1, then the event is said to be a sure event. ठीक है? Then the event is said to be a sure event. अब जैसे देखो, तो इसीलिए लैंग्वेज से ही अगर बोल दिया कि हाँ ये श्योर इवेंट है, तो दैट मीन्स तुम स्ट्रेट अवे प्रोबेबिलिटी 1 लेके चल सकते हो। इम्पॉसिबल बोल दिया यानी प्रोबेबिलिटी कितना लेके चलेंगे? 0। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। आगे लिखो, द नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट is called complement of an event. अब देखो नॉन ऑकरेंस, तो देखो ये अगर तुम्हारा सेट ई है तो ये ई कॉम्प्लीमेंट होगा, डैश जनरली जब देते हैं। तो अब बताओ यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सैंपल स्पेस। हाँ या ना?
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, और देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, दिस इज इक्वल टू 1, क्या ये कह सकते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ई हो गया ये वाला पार्ट, और ये क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस। ये तो अब देखो ये सब जो एलिमेंट्री चीज बता रहा हूं ये यूनिवर्सली हर जगह वैलिड होगा, हर आगे चल के हर जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स नॉन ऑकरेंस, ठीक है? क्या कहेंगे इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट को प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस। नॉन ऑकरेंस, ये दोनों का सम हमेशा 1 होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. अब यहां देखो, अब एक सवाल मैं छोटा सा पूछता हूं कि if a dice is thrown, what is the probability of getting an odd prime number in a single throw of a die? अभी हम दिखाए थे, बताओ। 2 ऑड बस One by 3 1 by 3 1 by 3। पहले 2 किसने बोला? 2 केस उसको फेवर ना कर रहा है, तो 2 by 6 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट तो 1 by 3 ना होगा। तो जो 2 बोल रहा था वो अपना कंफ्यूजन दूर कर लो। तो देखो 1 by 3 हुआ, ये हमने क्लासिकल डेफिनेशन से निकाला। अब एक बात बताओ, आज कितना तारीख है आयुष गुप्ता? 12 जनवरी। 12 जनवरी। आज बारिश होगा कि नहीं होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हो भी सकता है, मतलब 1/2। 1 by, गलत। रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता है अक्षिता। रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा काम का चीज है। अब ध्यान से सुनो, ये था क्लासिकल डेफिनेशन जो एकदम लिमिटेड डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है? बारिश का कितना? अभी और भी हम सवाल पूछ रहे हैं। अभी जैसे देखो, जो कई सारे वैक्सीन कोरोना वायरस का निकला हुआ है, यस सर। तो सपोज करो जैसे भारत बायोटेक एक निकाला है, तो मान लो उसको V1 है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी निकाला है, मान लो V2 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 बीइंग अ सक्सेस? कैसे निकालते हैं बताओ? बताने से मतलब ट्रायल बेसिस पे बता पाएंगे। ट्रायल बेसिस पे। इसका मतलब क्या? अगर मान लो मैंने 100 लोगों को वैक्सीन दिया, उसमें से 40 लोगों पे ये काम किया, राइट? तो हम क्या कहेंगे? द प्रोबेबिलिटी इज 40 by 100 यानी 0.4। हाँ सर, वैसे ही बहुत कम हुआ सर। अब देखो, हम एग्जांपल ले रहे हैं अभी। यस सर। तो अब यहां देखो, अगर उसी तरह से मान लो V2 वैक्सीन तुमने 100 लोगों को दिया और उसमें से 70 लोग पे काम किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम क्या बोलेंगे? 0.7। 0.7। रियल लाइफ में ये चीज सबसे ज्यादा होता है। रियलिटी में यही प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब मान लो डाई वाला ही केस तुम लेते हो, ठीक है? तो डाई वाला देखो, क्लासिकल डेफिनेशन से तुमने आंसर दिया 1 by 3, ठीक है? लेकिन रियल लाइफ में अगर स्टैटिस्टिकल मेथड पे जाते हो तो हम क्या करेंगे? आई विल गो ऑन थ्रोइंग द डाई, राइट? सपोज तुमने 100 बार डाई थ्रो किया, उसमें से 30 बार it showed a odd prime number, an odd prime number. 30 times it came. So I'll say probability of getting an odd prime number on throwing a die is 30 by 100, यानी 3 by 10. समझ में आया बात? तो in statistics हम क्या कहेंगे? Probability of occurrence of an event E is what? R by N. और यहां पे एक ही चीज ध्यान दिया जाता है कि n should be sufficiently large, यानी हम ऐसे लिखेंगे probability of n tending to infinity, कायदे से a very very large number। मतलब सिर्फ 100 बार थ्रो नहीं करेंगे, we will, ये जितना ज्यादा ट्रायल लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो लिखो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेडी? यस सर। लिखो, if n trials of an experiment, if n trials of an experiment are carried out and an event
E occurs exactly r times and an event E occurs exactly r times, then ये लिखो probability of E equals to r by n, okay, limit n tending to infinity. अब देखो एग्जांपल, सपोज तुम बल्ब्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। अब ये बताओ, तुमने आज तक कभी ऐसा देखा है कि कोई बल्ब डिफेक्टिव हो ही ना? यूज करने के बाद खराब होता है ना सब। तो अब सपोज करो कोई कंपनी, सपोज ए है, कोई भी नाम ले लो, सपोज फिलिप्स का ही बल्ब है, तो तुमने फिलिप्स का सपोज 10,000 बल्ब खरीदा, ठीक है, और सबको लगा दिया, फिट कर दिया 10,000 बल्ब को। एक साल बाद मान लो 5 ठो फ्यूज हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बल्ब इन फैक्ट फ्यूजिंग आफ्टर एन ईयर इज दिस मच, सिंपली r by n, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये समझ में आया बच्चे लोग? Yes, sir. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? सर तो इसमें क्लासिकल वाला कैसे होगा, बल्ब वाला भी जो बोला? क्लासिकल इसमें तुम सैंपल स्पेस निकाल कहां पाओगे? तुम क्या हर घर जाके थोड़ी, इसमें तो बस टोटल काउंट कर लिया कितना आया, इतना में इतना आया, n ट्रायल्स लिया, r टाइम्स मेरा पर्टिकुलर इवेंट ऑकर किया, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल वाला रियल लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो अब क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर, इससे पहले कि मैं टाइप्स ऑफ इवेंट समझाऊं, अगला पार्ट आता है टाइप्स ऑफ इवेंट्स, देन अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, वो सब जाने से पहले सिंपल तो है कुछ आप डेफिनेशन लिखवाने वाले थे ना, जो बताए थे वो थे, मैं लिखवा दूंगा। हाँ वो बताएंगे, लेकिन रुको पहले थोड़ा एलिमेंट्री प्रैक्टिस तो करो ठीक है सर। सैंपल्स पर। क्लासिकल वाला मतलब वैसे ही है ना? वो तो नंबर ऑफ केसेस फेवरिंग द इवेंट सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस टोटल पॉसिबल, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं अब, जिसमें सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज है। चलो लिखो तो क्वेश्चन, रेडी? सैंपल स्पेस ढंग से लिखोगे तो फटाफट आंसर आएगा, और बस एक ही फॉर्मूला तुमको यूज करना है, याद रखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है? द नंबर ऑफ केसेस इन द इवेंट सेट बाय नंबर ऑफ केसेस इन द सैंपल स्पेस, ठीक है। बस एक ही चीज यूज करने के लिए भी हम दे रहे हैं। लिखो, इन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, in throwing a pair of fair dice, find the probability of the following events, ठीक है। अब 1 2 3 4 करके लिखते जाओ। फर्स्ट में लिखो, तो आप हमें दे रहे हैं ना बनाने को? हाँ तुम्हें ही दे रहे हैं, ताकि वो जब भी सैंपल स्पेस लिखना सिखाया ना तुम उसको यूज कर पाओ, ठीक है। तो पहला लिखो, find the probability of getting a doublet. Find the probability of getting a doublet. Second, find the probability of the event that difference of the numbers appearing on the die is equal to 3. ठीक है, difference of the numbers is 3. तीसरा लिखो, find the probability of the event that difference of the numbers appearing on the die is less than equal to 2. एकदम सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि तुम खाली काउंटिंग करके सही से लिख सको। चौथा लिखो, find the probability of the event, The difference is less than 2. less than equal to लिखा है, Less than equal to 2, ठीक है। हाँ। चौथा लिखो, find the probability of the event that number on the second die is greater than the number on the first die ठीक है।
पांचवा लिखो, find the probability of the event, find the probability of the event that sum of numbers appearing on the dice is greater than equal to 8, greater than equal to 8, as well as the number on the first die, as well as number on the first die is greater than the number on the second die. ठीक है, बात समझ में आया? ये 5 क्वेश्चन हो गया वो सैंपल स्पेस लिखने पे। दूसरा क्वेश्चन लिखो, if 4-digit numbers are formed, if 4-digit numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, using the digits 0, 1, 2, 3, 4, then what is the probability that it is divisible by 4? What is the probability that it is divisible by 4? क्वेश्चन लिख लियो बच्चे? यस सर। Yes, sir. चलो ये 2 ही क्वेश्चन करो। पहला में जैसे मैंने सिखाया वैसे सैंपल स्पेस लिखोगे तो देखो काउंटिंग में आसानी होगा। अब जैसे देखो ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने बोला कि डिफरेंस is in fact equal to 3, difference less than equal to 2, और साथ में इसमें ऐसे भी मिक्स किया जा सकता है कि difference of the numbers is 3 and number on the second die is greater than number on the first die, या number on first die is greater than second die। तो इस सब में देख के काउंटिंग करना पड़ेगा सही से। चलो बताओ दोनों का आंसर तुम लोग निकालो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सर पहले का पहला 1/6 होगा, पहला सही आया, दूसरा भी 1/6। और दूसरा तो हम भूल गया, दूसरा तुम Difference- सैंपल्स पे डिफरेंस 3 है ना? हाँ तो डिफरेंस 3 है तो देखो सिमेट्रिकली लिखो, बना लो सारा ही बना लो, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। सारा ही कंप्लीट कर लो, विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, सर ये वाला जो लास्ट वाला उसमें रिपीटेशन अलाउड है ना? नहीं, रिपीटेशन ऑफ इट्स इज नॉट अलाउड।
सर लास्ट लगा 5/24 होगा। फिर से करो, फिर से करो। सर 5/16 आ रही है। 5/16 ही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई स्टकअप है? सर 5/16 है आंसर क्या? 5/16 इसका? यस सर, वही है। दो लोग अभी तक आंसर बताए। सर फर्स्ट का भी पूरा आ गया है सर, पहला का 1/6, दूसरा का भी 1/6। पहला का तो डबलेट में देखो, डबलेट इसी केस को ना कहेंगे 1/1, 2/2 और ऐसे 6/6। तो देखो पहला केस में नंबर ऑफ cases favoring your event will be how much? It will be 6 और sample space तो हर एक केस में 36 है, तो probability of your event E is nothing but 6/36, so that gives you 1/6। हाँ, दूसरा के लिए मुझे भी sample space लिखना पड़ेगा। डिफरेंस 3 वैसे इस तरह से भी लिख सकते हो, 1/4, 2/5, 3/6, ठीक है। फिर क्या जाएगा? 4/1। हाँ, फिर इसी का मिरर इमेज आएगा, 4/1, 5/2 एंड देन 6/3। देखो यही केसेस में होगा, तो दैट विल बी योर इवेंट सेट। तो यहां पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी नथिंग बट 6/36 यानी 1/6। यस सर। ठीक है। थर्ड का और 2/3। डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 2। 2/3। तो लेस देन इक्वल टू 2 यानी यहां पे पहले ये समझो कि देखो डिफरेंस क्या क्या अलाउड है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ये तीन डिफरेंसेस लेंगे, यानी कितना डायगोनल जाएगा? एक वो डबलेट वाला है 0 के लिए, डबलेट 0 के लिए डबलेट हो गया 6 केस, इसमें काउंट करो। और 1 के लिए कितना आया डिफरेंस? 2/5 मतलब 5 का 2/2। हाँ, तो इसके लिए 10 हो गया, और 2 के लिए 4 × 2 8 होगा, तो 24/36, तो 2/3 ही हुआ सर। तो नंबर ऑफ केसेस फेवरिंग योर इवेंट हो गया 18 + 6 24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर इवेंट विल बी 24/36। हम सैंपल स्पेस नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग कॉपी पे लिखे हो ना? यस सर। सर वो जो आप क्वेश्चन नहीं कराए थे मतलब अभी समझाने के लिए, उसमें लिखा हुआ था पूरा अच्छा से, तो उसी से डायरेक्ट। ठीक है। अब देखो फोर्थ वाले में क्या बताया था, बोलो। सर नंबर ऑन द सेकंड डाई इज ग्रेटर देन फर्स्ट डाई, आंसर 5/12 आया है। तो हाँ देखो, डायगोनल के ऊपर लीडिंग डायगोनल जो था, ऐसा लीडिंग डायगोनल के ऊपर देखो, इस पे 6 है तो इस पे 5 होगा, 4 3 2 1, यही ना होगा। तो 5 + 4 9 + 3 12 12 + 3 15, तो 15/36 होना चाहिए, तो वही 5/12 आया। ठीक है। तो 5/12, ठीक है। लास्ट और सम ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 1/9। तो देखो ये सही से क्यों? हाँ सर। मुझे डाउट लग रहा है।
हो सकता है। और अच्छा सेकेंड डाई ग्रेटर देन, अच्छा ये भी है। हाँ तो देखो सम कितना हो सकता है, सम हो सकता है 8, 9, 10, 11 और 12। देखो ये सभी सम हो सकता है। हो सकता है। तो सम 8 कैसे होगा बताओ? 5 2 + 3। 6, हाँ 2 6, सर 3 नंबर 5। 1 no n on 1 is greater than n on 2। नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड डाई, तो उल्टा लिखो, हाँ सर 6 5 2 6 2 5 5 3। 3। करेक्ट। अब देखो 9 कब होगा? अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा अच्छा ग्रेटर देन है, ग्रेटर इक्वल टू 8, तो 8 उसमें होगा, 9 होगा, 10 होगा। एक मिनट तो फिर से करके बता देते। अब देखो सम 9 कब होगा बोलो? 6 3 होगा, 5 4 होगा यस सर। कि नहीं? 11 कब होगा, 10 कब होगा बताओ? ये तो सम 8 के लिए हुआ, 9 के लिए इसका और भी 10 के लिए 1/6 ही आएगा। हाँ 10 के लिए सर 6 4 आएगा 6 4, और कोई और नहीं तो है। 5 5 5 5 तो आ नहीं सकता। नहीं सर 11 सम कब होगा? 6 5। 6 5। अब बताओ 12 तो हम लेंगे नहीं, नहीं क्यों? उस केस में नंबर इक्वल होगा तभी होगा। सर तो तो देखो 1/6। दो दो 4, 2 6, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी इन फैक्ट 6/36 यानी 1/6। यस करेक्ट। यस और ये देखो ये एक चीज मार्क करो कि तुम जब सैंपल स्पेस पूरा लिख के रखते हो तो देख के एकदम पूरा कंफर्म, एक बात लिखोगे सारा क्वेश्चन का आंसर एक ही बार में निकल जाता है। हाँ सर तो ऐसे ही केसेस के लिए वो सैंपल स्पेस लिखना जरूरी है, ठीक है। ठीक है सर। अब बताओ सबसे पहले ऐसा टाइप का जितना भी केस होगा, अब इसमें देखो कितने नंबर्स बन सकते हैं। तो देखो अगर 4 डिजिट का नंबर विदाउट रिपीटेशन बनाना है तो देखो पहला प्लेस कितने तरीके से ऑक्युपाई हो सकता है? 1 2 3 और 4। यस सर 4। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 4 वेज, करेक्ट। अब तुम्हारे पास डिजिट्स कितना बचा? 4 उसमें से 3 ही प्लेस ना अरेंज करना है। 4 6 तो 4p3। 4 P3 सॉरी 4 P3। तो सैंपल स्पेस तुम्हारा ये होगा, तो यस सर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल यानी 96। यस सर। अब देखो when is a number divisible by 4? Tell me. लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। करेक्ट। अब रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं। नहीं नहीं है तो केस लिख के करेंगे वो ऐसे। हाँ तो देखो ये अगर डिजिट्स है तो आखिरी 2 डिजिट 0 4 हुआ तब ये डिविजिबल होगा। 1 2 1 2 आगे बोलो, 2 2 0 0, 2 4 2 4, 3 2, 4 0। 4 क्या 0। इसके अलावा और कोई होगा? नहीं सर। अब देखो आखिरी 2 डिजिट 0 4 है, अब 2 ही डिजिट ना फिलअप करना है 3 C2 इंटू 2 कर देंगे परमिटेशन के लिए। तो डायरेक्ट 3p2 लिखो ना, हाँ यानी सर 6 हो गया। 6 हो गया। अब अगर यहाँ 1 2 है तो बताओ यहाँ पहला प्लेस में देखो 1 और 2 चला गया, पहला प्लेस 3 या 4 ही ना हो सकता है। हाँ सर। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी ऑक्युपाइड इन 2 वेज। अब देखो 3 4 में से कोई एक ले लिया, अब बच गया एक 0 और एक दूसरा डिजिट, तो यहां सेकेंड प्लेस कैन बी ऑक्युपाइड इन 2 वेज यानी 4। अच्छा तो देखो इसके लिए भी कितना होगा 6, इसके लिए 4, इसके लिए 4 और इसके लिए 6। अब जोड़ लो तो 10 10 10 यानी 30 हो गया। तो नंबर ऑफ केसेस फेवरिंग द इवेंट कितना हुआ? 30। 30 तो प्रोबेबिलिटी बताओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर इवेंट ई कितना होगा? 5/16। 30/96। 6 काट दो तो 5/16 देखो आता है। यस सर। देखो एकदम सिंपल, एनी बाय एनएस, बस यही करना है अभी पहले। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। देखो अभी मैंने पेयर ऑफ डाइस लिया था, अब लिखो एक क्वेश्चन लिखो। सर हमको वो वाला समझ नहीं आ रहा जो रियल लाइफ में नहीं बोला, रियल लाइफ में
तो नहीं लगा हाँ। क्लासिकल वाला उसमें सर लग सर मान लीजिए कोई बोलेगा कि मैंने जैसे आज पूछा, सुनो ध्यान से सुनो, अब एक सिंपल सा बात का आंसर देना। तो मैंने पूछा था कि क्या आज बारिश होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो अगर ये डेटा अगर मेरे को चाहिए तो हम क्या करेंगे, मान लो पिछले 200 साल का मैंने डेटा लिया 12 जनवरी का, ठीक है, 12 जनवरी का 200 साल का 200 इयर्स का डेटा लिया। अब उस 200 इयर्स का डेटा में से सपोज 5 दिन बारिश हुआ था, तो आई सिंपली से 5/200 इज द प्रोबेबिलिटी। अब बताओ, अगर मैं तुमसे अगर ये सवाल अभी पूछा कि अब इसमें तुम सैंपल स्पेस क्या लेगा, ये तो स्टैटिस्टिकल मोड में गया तो आंसर आ गया। सिंपल वही ना होगा सर, सैंपल स्पेस फिक्स नहीं रहता। हाँ, तो रियल लाइफ में सैंपल स्पेस कोई मतलब तुम डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। ये मतलब सर जैसे इसमें कोई आदमी जैसे बोलता है कि 200 साल बाद बारिश होगा, उसका हाँ, उसका भी प्रोबेबिलिटी उसी हिसाब से निकालेंगे, पीछे वाले डेटा को हम देखेंगे एनालाइज करके, ठीक है। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, इफ अ डाइस इज थ्रोन, if a dice is thrown 6 times, then what is the probability that sum of numbers appearing on them सर Yes. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फिर से बोलिए उसके बाद। that sum of numbers appearing on them is 24, ठीक है। अब यहां देखो, ऐसे केस में मल्टीनोमियल लगाएंगे, क्यों, एक पेयर था तब तो मैंने सैंपल स्पेस लिख दिया यस सर, आसानी से, लेकिन जब अब यहां देखो, एक डाइस को तुम 6 बार फेंको या 6 डाइस को एक बार फेंको, कहानी एक ही है, एक बात एक ही है, समझ में आया। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक डाइस को 6 बार फेंका। क्वेश्चन हम ऐसे भी बोलता कि इफ 6 डाइस आर रोल्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज 24। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन हुआ, डिफरेंट नहीं है। देखो, तुम 6 डाइस फेंको या एक डाइस 6 बार फेंको, सैंपल स्पेस कितना हुआ, 6 to the power 6। ये तो समझ में आया होगा, वो तो है। ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, अब केसेस फेवरिंग द इवेंट निकालने के लिए अब हम मल्टीनोमियल का इस्तेमाल करेंगे। देखो कितना चाहिए मेरे को, सम 24 चाहिए। तो x to the power 0 plus x to the power 1। 0 तो हो ही नहीं सकता बच्चा, क्योंकि क्यों, डाई का फेस पे क्या 0 आता है? नहीं सॉरी सर, तो इसीलिए टू द पावर 6 हो जाएगा। करेक्ट। यस तो अब ये एक जीपी है, यस तो 1 minus x to the power 6 by 1 minus x whole to the power 6। यस सर, देखो x to the power 6 into 1 minus x to the power 6 का power 6 और 1 minus x to the power minus 6 लिखेंगे। यस सर। देखो, जब यहां ऑलरेडी 6 है बाहर मल्टीप्लाइड, मुझे 24 चाहिए, तो बाकी प्रोडक्ट से क्या चाहिए, x to the power 18। करेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 18 in 1 minus x to the power 6 to the power 6 into 1 minus x to the power minus 6, करेक्ट। यस सर। अब देखो, 6 से बड़ा है ना 18, है बड़ा, तो इसको पहले एक्सपैंड करो, तो 6c1 into x to the power 6, 6c2 x to the power 12 माइनस ऑफ 6c3 x to the power 18, इसके आगे नहीं लिखेंगे, और ये 1 minus x to the power minus 6, करेक्ट। तो देखो, जब ये 1 लोगे तो यहां से क्या लोगे, 18। अब ये बात तो याद होगा, 1 minus x to the power minus n में x to the power r का कोएफिशिएंट क्या होता है, याद है किसी को, हाँ सर, n plus r minus 1 cr, ये ना होता है सर यही होता है। तो देखो, अब कोएफिशिएंट हम लिख रहा है, देखो 1 जब लेंगे तो यहां 18 लेंगे, तो 18 6 24 माइनस 1 कितना हुआ, 23c18। यहां ऑलरेडी 6 है,
तो देखो यहां से क्या लोगे 12, तो 12 6 18 माइनस 1 17, तो 17C12 Yes. प्लस 6C2 यानी कितना होता है 15। 15. तो यहां 12 है तो यहां से 6 लोगे, 6 6 12 माइनस 1 11 11C6, 6C3 is 20 और ऑलरेडी 18 है तो यहां से 1 लेंगे। अब इसको जोड़ लो, ये हो गया योर Ne। ठीक है, हाँ सर। तो ये कितना हुआ बताओ 23C5 माइनस 6 इंटू 17C5 प्लस 15 इंटू 11C5 माइनस 20। दिस इज योर Ne। अब Ne by Ns that will be the probability। तो मल्टीनोमियल कहां लगाना है ये समझ में आया? नहीं सर, इसमें डिसाइड नहीं कर सकते सैंपल स्पेस से। सैंपल स्पेस इसमें कैसे लिखोगे, 6 डाइस है, 6 to the power 6, इतना केसेस का सैंपल स्पेस लिखना पॉसिबल है? नहीं सर, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, पूरा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। हाँ एग्जाम का ठीक उससे है। आता ओके, विल कंटिन्यू टुमारो सेम टाइम सेम लिंक। ओके, यस सर। अभी बेसिक पार्ट ही तुमको 2-3 क्लास लगेगा, 3 क्लास अभी बेसिक पार्ट में लगेगा। ठीक है,